गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोग लाइव आ जाएं। आज का क्लासेस में हम लोग देखेंगे श्वसन तंत्र यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम जो स्टार्ट किए थे उसका क्वेश्चन देखना है। सभी लोग लाइव आ जाएं। एक बार कमेंट करके बताइएगा हमारा ऑडियो और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? मेरा ऑडियो और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और आज का क्लास में आपको बिल्कुल फुल ऑफ एनर्जेटिक रहना है, क्योंकि आपने थ्योरी बहुत बारीकी से किया है। थ्योरी का क्लासेज में हमने एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा है। तो आज का क्लासेज ये मेरा नहीं है, ये क्लासेज आपका है। अगर आप प्रॉपर आंसर देते हैं आज का क्लासेज में, तब जाकर मुझे समझ में आएगा कि हमने जो पढ़ाया आपको वो कहीं ना कहीं कारगर है। ठीक है, तो आज का क्लासेज ये आपका क्लासेज है और आपको सारा क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। 25 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं और ये 25 क्वेश्चन जो होगा वो इंटरमीडिएट स्तरीय पे होगा। ठीक है, इंटर लेवल का जो एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, जीएनएम, एएनएम, ठीक है, बीएससी नर्सिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, और जितने भी पैरामेडिकल का कोर्स होते हैं जैसे फार्मेसी हो गया, लैब टेक्नीशियन हो गया, है ना, एनजीओ का टेक्नीशियन हो गया, ऑफ्थेल्मो टेक्नीशियन हो गया, लैब टेक्नीशियन, बहुत जितने भी टेक्नीशियन का कोर्स होते हैं वो सारे कोर्स के लिए कारगर है। आपको बता दूं, आप जिस प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं वो बिहार का तो नंबर 1 है ही, और इंडिया का भी नंबर 1 प्लेटफॉर्म एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल में हासिल किया है बच्चों। ठीक है, ये आपने टाइटल दिलवाया है, आपने रिजल्ट हासिल किया है। और एक चीज अभी बता दूं, हाल फिलहाल में अभी पैरामेडिकल का अलॉटमेंट लेटर जारी हुआ है बिहार का, ठीक है, जिसमें आपको लगभग सारे कॉलेज में स्टूडेंट मिलेंगे, चाहे पटना का पीएमसी एनएमसीएच हो, है ना, पीएमसीएच हो, या फिर गया का एएनएमसीएच हो, हर एक जगह आपका सीनियर मिलेंगे। तो आप स्टडी कीजिए और मेहनत कीजिए और आप भी रिजल्ट ले सकते हैं। हम बार बार आपसे यही बोलते हैं, रिजल्ट लेना कोई बड़ी बात नहीं है पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल में, हाँ, लेकिन रैंक लाना बहुत बड़ी बात है। जैसे यहाँ पे कोई भी बच्चा, सपोज दैट एक बच्चा यहाँ पे एडमिशन करवाता है, ठीक है, तो वो मैं पहले पूछता हूँ, ठीक है, उससे अगर पर्सनली कॉल करके वो एडमिशन लेता है तो उससे पूछा जाता है कि आप यहाँ पे एडमिशन लिए तो आप किस लिए एडमिशन लिए। अगर वो बोलता है कि सर मुझे पॉलिटेक्निक में सिविल ही करना है, या फिर गर्ल्स जो होती है वो बोलती है हमें जीएनएम करना है, तो आपका लक्ष्य जीएनएम और सिविल ही होना चाहिए। इसके अलावा और कुछ पे आपको डेडिकेशन होना ही नहीं है। इस डेडिकेशन के साथ मेहनत करना है, पढ़ाई करना है, आप सफल होइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। के लिए हम आपको टाइम देंगे, टाइम के साथ क्वेश्चन कीजिए और राइट आंसर बताइए। देखिए पहला क्वेश्चन नजर आ गया होगा स्क्रीन पे। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटित कहां होता है। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, जो पिछली क्लासेस हुआ था उसमें कुछ टर्म छूट गया था, जैसे एक टर्म छूट गया था, हाँ, रिस्पायरेटरी वॉल्यूम, है ना, जिसमें आपको 2-3 वॉल्यूम की जानकारी होना चाहिए।
जैसे वो क्वेश्चन आएगा हम स्लाइड लेकर आपको समझा देंगे। कुछ डिजीज के बारे में छूट गया था, वो भी डिजीज हम आज बता देंगे, ठीक है। हम अपने तरफ से हम क्या क्या छोड़े हैं वो हमको सारा याद रहता है, लेकिन आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, कर्तव्य बनता है कि क्लासेस में बताना है, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, और वीडियो को शेयर हो जाना चाहिए, ठीक है बच्चों। ऊर्जा उत्पादन के दौरान, देखिए अब्सोल्युटली राइट। कुछ बच्चे बोल रहे हैं, देखो कुछ बच्चा डी बोल रहा है, कुछ बच्चा सी बोल रहा है। अच्छा देख लेते हैं किसका सही है, डी का सही है कि सी का सही है, ठीक है। डी का सही है कि सी का सही है, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे। डी 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 और सी 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 सी, ठीक है। देखते हैं, आ जाओ। जो डी बोल रहा है ना उसको एक तबराक मारो तो, ठीक है। जो दी बोल रहा है उसको अभी गलती का एहसास होगा। आओ समझते हैं कॉन्सेप्ट को। आपने गलत किए, कोई बड़ी चीज नहीं है, गलत कर दिए, लेकिन गलती को सुधारा ना जाए, ये सबसे बड़ी मूर्खता है, ठीक है। आप गलती किए हो, अब सीखने की चेष्टा रखो कि कैसे सीखेंगे और इसका आंसर कैसे चेंज होगा। आओ देखते हैं, ठीक है। हम आपको बताए थे एरोबिक रिस्पायरेशन कितने प्रकार के होता है, ऑक्सी श्वसन 2 प्रकार के होता है, ठीक है बच्चों। क्या बताया गया था, बताया गया था यहां पे लिखे, चलो हाँ यहां पे ये साइड देखना, ठीक है। एरोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है सर, जिसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस होता है, प्रेजेंस को पलट कर प्लस से लिख देते हैं, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। जिसमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होता है सर, उसे ऑक्सीश्वसन बोलते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन बोलते हैं, क्लियर। हम आपको 2 बताए थे बच्चों, याद कीजिए क्लासेस में जो बताया गया था। 2 होता है, एक होता है ठीक है, 2 रिस्पायरेशन आपको बताया गया था, 2 प्रोसेस बताया गया था, ठीक है। जरा बताइएगा। एक होता है ग्लाइकोलिसिस और दूसरा होता है क्रेब्स साइकिल। बताया गया था कि नहीं गया था, बिल्कुल गया था सर। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है सर, जनरली जो रिस्पायरेशन होता है, जो श्वसन होता है, उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो टूटता है और ऊर्जा की प्राप्ति करता है, ठीक है। श्वसन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें हमारे शरीर को ऊर्जा मिलता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, आइए देखते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या बोला गया था कि जो ग्लूकोज है बच्चों, क्या है सर, ग्लूकोज जो है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, पायरुवेट में या पायरुविक एसिड में, ठीक है। टाइमर महाराज हट जाइए। पायरुविक एसिड में ये प्रोसेस को हम लोग ग्लाइकोलिसिस बोलते थे। और ये प्रोसेस कहां पे होता था सर, ये प्रोसेस कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म में होता था। ये प्रोसेस कहां पे होता था, कोशिका द्रव में, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ो। ये पायरुविक एसिड को सर फर्दर किसमें कन्वर्ट करते थे, एसेटाइल को एंजाइम में, एसेटाइल को एंजाइम ए में करते थे, ठीक है। अब जरा बताना बच्चों कि ये जो ग्लूकोज और जो पायरुविक एसिड में कन्वर्जन हो रहा है, यहां पे कितना मॉलिक्यूल मिलता था, कितना एनर्जी मिलता था, तो आप बोलेंगे कि सर 2 एटीपी। और पायरुविक एसिड से एसेटाइल को एंजाइम में बनने में 36 एटीपी ऊर्जा की प्राप्ति होती थी। तो आपसे पूछे कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटता है तो कितना एटीपी ऊर्जा की प्राप्ति होता है, तो आप क्या बोलेंगे बच्चों, 36 + 2 सर 38 एटीपी ऊर्जा मिलता है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटने से। और ये प्रोसेस को हम लोग क्रेब साइकिल बोलते हैं, और ये कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे आप पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। इस प्रश्न से हम आपको कितना क्वेश्चन करवाएं, पहला क्वेश्चन
पहले समझो, जो कुछ लिखा हुआ है उसे समझो और उसके बाद बताना है, ठीक है। हम साइड हुए हैं स्क्रीन पे इसलिए कि ये चीज सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। अब समझते हैं, ठीक है। क्या समझते हैं बच्चों, समझिए। देखिए क्या समझना है। पहला, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज जो पायरुवेट में विघटित होता है वो कहां पे होता है, उसका राइट आंसर जो होगा वो लगा दीजिए कोशिका द्रव में, ठीक है। जो कि आपने अभी, इसका आंसर जो है आप क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव में, ठीक है बच्चों। क्या हो गया सर, बिल्कुल सर, कोशिका द्रव लगाइए। चलिए कोशिका द्रव में दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा कि पायरुविक एसिड जो है वो एसेटाइल को एंजाइम ए में परिवर्तित होता है, वो कहां पे परिवर्तित होता है, तब जाके राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। दो क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, तीसरा क्वेश्चन आपसे यह पूछेगा, देखना दो क्वेश्चन करवा दिए, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, तीसरा क्वेश्चन यह पूछेगा कि जो ऊर्जा उत्पादन होता है ग्लाइकोलिसिस में वो कितना एटीपी ऊर्जा उत्पादन होता है, तो 2 एटीपी। चौथा क्वेश्चन, जो क्रेब साइकिल में ऊर्जा उत्पादन होता है वो कितना होता है, 36 एटीपी, ठीक है बच्चों, क्लियर। अब क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हुआ। अब पांचवा क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का टूटता है श्वसन के दौरान तो कितना एटीपी ऊर्जा का प्राप्ति होता है, तो 38 एटीपी, ठीक है बच्चों। इसके बाद अगर क्वेश्चन पूछे कि मनुष्य में कौन सा रिस्पायरेशन होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन, यानी एक क्वेश्चन से हम आपको 7 क्वेश्चन करवाएं, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, ये पिछली क्लासेस में एप्लीकेशन पे एकदम बहुत ढंग से फ्लो में समझाया हुआ है, वही चीज को हम फिर से रिपीट किए, इसलिए आपने क्वेश्चन गलत किया। आज के बाद गलत होगा, बोलो गलत होगा, नहीं ना होगा आज के बाद गलत। अगर आज के बाद भी गलत करते हो, ठीक है, तब फिर आपका भगवान ही कुछ कल्याण करेंगे, ठीक है बच्चों, क्लियर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखो तो। अब ये क्वेश्चन देखो, दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन जरा देखो तो, अपने स्क्रीन पे देखो तो, दूसरा नंबर क्वेश्चन। वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंत श्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती है वो क्या कहलाती है, ठीक है। यानी जो रिस्पायरेशन हो रहा है, एकदम लास्ट रिस्पायरेशन, यानी फेफड़ा से पूरा वॉल्यूम एयर के निकाल दो, उसे क्या कहेंगे। सोचने वाली बात है, सोचकर भी कुछ बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे, ठीक है सर। पीडीएफ टेलीग्राम पे भी सेंड कीजिए। अच्छा ठीक है, बातचीत वो कर लेना, ठीक है। पीडीएफ कहां सेंड होता है, पीडीएफ ऐसे एप्लीकेशन पे तो जाता ही है। देखो फेफड़ा की आयतन, देखो इसे ऐसे समझो, आपके पास 5 लीटर पानी है और हम कहेंगे उस बोतल से सारा पानी गिरा दीजिए, ठीक है। तो आप 5 लीटर पूरा गिरा दीजिएगा और बोलिएगा कि सर वो जो 5 लीटर आप बोल रहे हैं वो बोतल का आयतन, ठीक है, बोल सकते हैं। तो उसी तरीका से हम लोग लास्ट श्वसन कर लेंगे, तो ये किस चीज को बता रहा है बच्चों, फेफड़ा के आयतन बता रहा है। यानी फेफड़ा के आयतन जितना होगा उतना ही ना आप निकालिएगा मैक्सिमम हवा, अधिकतम अंत श्वसन बोल रहा है भाई, ठीक है। आइए लंग्स वॉल्यूम, बिल्कुल लंग्स कैपेसिटी इसे बोला जाता है, ठीक है। आइए अब जो थोड़ा सा टर्म समझ लेते हैं, जब कैपेसिटी की बात आ ही गया तो पिछली क्लासेस में हम लोग कुछ टर्म छूट गया था, आपके चलते छूटा था, हमारे चलते नहीं। क्योंकि देखिए आपके माइंड में एक परसेप्शन बैठा हुआ है कि क्लास करने का मतलब 1 ही घंटा होता है, जी नहीं साहब, 1 घंटा का क्लास का कोई मजा ही नहीं है, ठीक है। 1 घंटा में कुछ समझाया ही नहीं जा सकता है। जब तक 1.5 घंटा 2 घंटा जो यूपीएससी का क्लासेस चलती है ना, 3-3 घंटा 2-2 घंटा 4-4 घंटे की क्लासेस चलती है, तब जाकर एक पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझाया जा सकता है। लेकिन आप माइंड में परसेप्शन लेके चलते हैं कि 1 घंटा में सर निपटा देंगे, ठीक है, हम 1 घंटा वाला भी लागू कर देंगे,
उससे आपका नुकसान होगा, हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा। इसीलिए यहां से जो दिया जाता है, अरे घर में बैठकर पढ़ना है, ऐसा थोड़ी ना है कि आपको कहीं जाने के लिए लेट हो रहा है, ठीक है, थोड़ा देर बाद ही कुछ काम करेंगे तो क्या दिक्कत है ना। इस बात को समझिए, ऑनलाइन सिस्टम का फायदा उठाइए आप लोग। और दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है, इसे इरेज कर दें, बिल्कुल इसे इरेज कर देते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है वो रिस्पायरेटरी वॉल्यूम के बारे में थोड़ा सा टर्म हम लोग समझते हैं, ठीक है बच्चों। तो टोटल लंग्स कैपेसिटी पहला लगाइए एक टर्म जो है, अभी बहुत क्वेश्चन है, ठीक है, अभी टेंशन मत लो। टोटल लंग्स कैपेसिटी जानते हो क्या होता है? इसे हिंदी में फेफड़ा के आयतन बोलते हैं, फेफड़ा का आयतन, ठीक है। तो इसका जरा डिफिनेशन लिख लेंगे, क्या होगा सर? तो लिखो, वो तुम भी बोल सकते हो। वह वायु का आयतन, आयतन मतलब बच्चों वॉल्यूम, ठीक है, आयतन जो फेफड़ा के द्वारा अधिकतम ग्रहण किया जा सके, अधिकतम किया जा सके, उसे क्या कहेंगे? उसे हम लोग टीएलसी या टोटल लंग कैपेसिटी बोलेंगे, या फिर फेफड़ा के आयतन बोलेंगे। ये सर होता कितना है? तो याद रखिएगा, टीएलसी का जो काउंट होता है हेल्दी इंसान में, वो 6000 ml होता है, या फिर 6 लीटर के बराबर होता है। याद रहेगा बच्चे लोग? ठीक है, याद रहेगा? याद रहेगा, बताइए। चलिए याद इसे रखना है, ठीक है, ये टर्म याद रखना है, 6 लीटर के हिसाब से। तो देखो जनरली क्या होता है, अब कोई खिलाड़ी है या फिर कोई बच्चा जो है वो सुबह सुबह दौड़ता है, तो उसका शरीर में 6 ही लीटर रहेगा लंग कैपेसिटी, कि बढ़ेगा? बताओ, बढ़ जाएगा। तो यहां पे कुछ लिख सकते हैं, जैसे कुछ स्पोर्ट्स पर्सन है, स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, या फिर जो फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करने वाला, इनके केस में टीएलसी जो होता है, टोटल लंग्स कैपेसिटी, वो बढ़ जाता है। क्लियर? बिल्कुल क्लियर हो गया। आइए एक और टर्म को समझते हैं, उसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन काफी है क्योंकि ये पिछली क्लास में छूट गया था, और हम सोचे 2-3 टर्म के चलते मतलब 15-20 मिनट के चलते आपका ये वो पूरा क्लास बर्बाद किया जाए, ये कहीं ना कहीं उचित चीज नहीं मुझे लगा। इसीलिए मैं सोचा कि क्वेश्चन के फ्लो में आपको वो टर्म मैं डिस्कशन कर दूंगा। एक और है टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, दूसरा टर्म जो है वो टाइडल वॉल्यूम है, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइडल वॉल्यूम कहने का मतलब, इसे बोला जाता है हिंदी में ज्वारीय मात्रा, अरे यार क्या हो गया, ज्वार मात्रा या फिर ज्वारीय आयतन कही, ठीक है। ये होता क्या है? देखिए, रिस्पायरेशन में दो प्रोसेस हम बताए थे, एक बताए थे इंस्पायरेशन और दूसरा बताए थे बच्चों एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन हवा को अंदर ले जाना, एक्सपायरेशन हवा को बाहर निकालना। तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के दौरान जितना वायु का मात्रा को आप यूज करते हैं ले जाने और निकालने में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। इसका डिफिनेशन क्या होगा सर? और लिख लो डिफिनेशन, ठीक है, कॉन्सेप्ट बस समझना, ठीक है। जैसे ब्रीथिंग, ब्रीथिंग के दौरान, ठीक है, ब्रीथिंग के दौरान इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन जानते हो ना क्या है? वायु से फेफड़ा तक हवा को ले जाना, ठीक है। इंस्पायरेशन तथा एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन क्या हुआ?
लंग्स से हवा को बाहर निकालना। एक्सपायरेशन क्रिया में हवा बाहर तथा अंदर अंदर ले जाने वाले आयतन, ठीक है, ले जाने वाले आयतन को हम लोग क्या कहते हैं? क्लियर हुआ? माइंड में क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है, माइंड में क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या सर कहना क्या चाह रहे हैं? टाइडल वॉल्यूम ज्वरीय आयतन वो आयतन है बच्चा, जैसे हम इंस्पायर किए तो कितना अंदर ले गए सर, एक्सपायर किए तो कितना बाहर निकाले, इस आयतन को टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। सर ये होता कितना है, आइए वो भी लिख लेते हैं। तो हेल्दी इंसान में जो होता है वो टाइडल वॉल्यूम जो है वो 500 ml होता है, ठीक है, 500 ml होता है नॉर्मल इंसान में बच्चों, ठीक है। अब इसको आप रिलेट कर लीजिए कि कोई स्पोर्ट पर्सन है सर, यानी कोई क्रिकेट का खिलाड़ी है, तो जब वो क्रिकेट खेल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उस टाइम जो है थोड़ा सा ये जो आयतन है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। ये सब आपको जानकारी होना चाहिए। एक टर्म और आता है जो आपको पढ़ना है, ऐसे हमको पढ़ाने के लिए तो अब बहुत कुछ पढ़ा सकते हैं। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है ना, रेसिडुअल कैपेसिटी, रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, इंस्पायरेटरी वॉल्यूम क्या होता है, एक्सपायरेटरी वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। खैर उतना लेकर नहीं चलना है, जो आपके काम का चीज है वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर? देखो हाँ, आइए एक और हेडिंग लगाइए, अल्वोलर एयर। कौन सा एयर सर? इसके बाद खाली क्वेश्चन है, देखो ना क्वेश्चन बहुत सारा है, टेंशन मत लो, ये छूट गया था जी पिछला क्लासेस में, इसीलिए करवा दे रहे हैं, ठीक है। अल्व्यूलर एयर, अल्व्यूलर एयर, अल्वोलाई जानते हो क्या होता है? एयर सैक्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द लंग्स, यानी फेफड़ा में जो ब्रोंकाइल्स के मदद से गोल गोल स्ट्रक्चर जो लगा हुआ था उसी को तो अल्वोलाई बोला जाता था, और उसे क्या बोला जाता था? लंग्स का क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई पूछे तो वो अल्वोलाई हुआ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ योर लंग्स इज नोन एज अल्वोलाई। नंबर कितना होता है सर? 300 मिलियन होता है। आगे प्रश्न आएगा, ये सब पिछली क्लास में बात हो चुका था। तो बच्चों लिखिएगा, इसका डिफिनेशन क्या होता है? जैसे टाइडल वॉल्यूम क्या हुआ? जो इंस्पायर किए, जो एक्सपायर किए, तो जाहिर सी बात है इसका डिफिनेशन ये होना चाहिए, टाइडल वॉल्यूम यानी ज्वरीय आयतन, टाइडल वॉल्यूम का वह भाग, कौन सा भाग? वह भाग जो कहां चल जाए? अल्वोलाई में, अल्वोलाई में चला जाता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उसे क्या कहते हैं सर? उसे अल्वोलायर एयर कहा जाता है। क्लियर? चलिए सर क्लियर। तो इसका मात्रा कितना होगा सर? इसका मात्रा टाइडल वॉल्यूम से कम होना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि ये टाइडल वॉल्यूम का ही हुआ मात्रा है। जैसे टाइडल वॉल्यूम हम 500 ml अंदर लिए, जिसमें कुछ जो है वो ब्रोंकस में रह गया, कुछ ब्रोंकाइल्स में रह गया, और कुछ कहां चला गया? अल्वोलाई में। तो अल्वोलाई में चला गया तो अल्वोलाई में कितना जाता है? ये 350 ml जाता है, याद रखना, 350 ml को ही हम लोग हाँ अल्वोलाई अल्वोलर एयर कहते हैं। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर है? ठीक है, यहां तक क्लियर? चलो यहां तक क्लियर कि नहीं क्लियर? चलिए हाँ क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एक और टर्म है बच्चों डेड ईयर, ठीक है, एक और है, कौन सा है सर? तुम लोग नोट्स बनाते जाते ना तो जबरदस्त बनता हो, हम तो बोलेंगे कि नोट्स बनाते चलो।
ठीक है, जो कुछ लिखा जा रहा है ना वो आगे भी काम देगा। डेड एयर, क्या सर ये हवा मरा हुआ है ना? हवा ये मरा हुआ हवा नहीं है। डेड एयर कहने का मतलब है ऐसा हवा जिसका लंग्स जो है, जो फेफड़ा है, उससे प्रयोग में नहीं ले रहा है ना। अभी हम कुछ देर पहले बताएं टाइडल वॉल्यूम पूरा लेते हैं 500 ml, लेकिन साहब वो 300-350 ml का ही यूज कर पा रहा है। बाकी जो है वो कहां रह जा रहा है, जिस पाथ से जा रहा है उस पाथ में रह रहा है। जैसे आप ट्रैकिया से ले रहे हैं, यहां से गला से ऐसे होकर जाता है ब्रोंकस के मदद से, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ अमाउंट जो है सर ब्रोंकस में रहा होगा, कुछ ना कुछ अमाउंट जो है सर वो ट्रैकिया में रह गया होगा, कुछ ना कुछ अमाउंट जो है सर लैरिंक्स में रह गया होगा, कंठ में रह गया होगा हवा के। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है डेड एयर जो होता है बच्चों, लिखिए इसका डिफिनेशन लिखिए और अच्छे से समझ में आ जाएगा, अच्छे से और समझ में आएगा। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम, अब बाकी क्लासेस एप्लीकेशन पे चलेगा, बहुत क्लासेस जब इधर चली है। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम का वह भाग जो हवा की नली में बिना उपयोग, ठीक है बच्चों, बिना उपयोग के परी रह जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग डेड एयर कहते हैं। समझ में आया? डेड एयर कहने का मतलब यानी इस हवा का कोई यूज नहीं होता है। तो कुछ बच्चा जल्दी से कैलकुलेशन करके बताओ तो। ठीक है, हम दोनों चीज लिख दे रहे हैं। ठीक है, आपका देखते हैं आईक्यू लेवल कितना है। टाइडल वॉल्यूम जो आपके शरीर में जा रहा है, लंग्स में जा रहा है, शरीर में नहीं लंग्स में कितना जा रहा है? 500 ml, जिसमें आपका जो लंग्स है जिसे अल्वोलायर वॉल्यूम बोला जाता है, ठीक है, ये भी है ना, ये टीबी हो गया, ये लंग्स के द्वारा यूज किया जा रहा है 350 ml। तो अब बताइए कि जो डेड एयर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? हम कमेंट देख रहे हैं, जल्दी से बताओ, दोनों चीज लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, बताओ जल्दी से। मुझे पेड क्लास ज्वाइन करना है। अरे तो पेड क्लास स्पैमिंग क्यों कर रहे हो? पेड क्लास ज्वाइन करना है तो कॉल कर लो 85 44 61 पे, या फिर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, है ना। क्लासेस में स्पैमिंग मत करो। ठीक है, 150 ml, एब्सोल्युटली राइट, क्या बात है। ठीक है, यानी डिंपल कुमारी, साक्षी, प्रिया, ब्यूटी कुमारी, सारे बच्चे समझ गए यार, यही चीज तो है। ठीक है, मजा आ गया आंसर आकर। यानी कहने का मतलब सर आप यही ना कह रहे कि टाइडल वॉल्यूम जो है इसमें से अल्वोलायर वॉल्यूम को घटा देंगे, है ना। तो यहां पे लिख लो जो डेड एयर होगा सर वो टाइडल वॉल्यूम जो हम लोग अंदर ले गए उसमें से जो लंग्स यूज किया उसे हम लोग अल्वोलायर वॉल्यूम बोल रहे हैं। ये दोनों को घटा दीजिए, तो ये था सर 500 ml और ये था सर 300 ml, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 150 ml। 150 ml क्या हो गया सर? 150 ml आपका टाइडल वॉल्यूम हो गया बच्चों, सॉरी डेड एयर हो गया। ठीक है, क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक क्लियर हुआ? चलिए सर आइए आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर? देखो यार समझ में आ जाए तो कमेंट में यस सर यस सर यस सर यस सर लिख देना चाहिए, तब ना आगे बढ़ेंगे। ये तो हो गया वॉल्यूम की बात। ये दो टर्म और छूट रहा है, एक है ऑक्सीजन पॉइजनिंग और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनिंग। वो आगे बात करेंगे जब क्वेश्चन उस टाइप का आएगा तब। ठीक है, याद दिलवाना, अगर वैसा क्वेश्चन नहीं आता है तो लास्ट में बोलना कि सर ऑक्सीजन पॉइजनिंग छोड़ दिए थे, नहीं बताए थे, और कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनिंग। ठीक है, आगे बात करेंगे। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए सर बिल्कुल आ जाओ। देखिए बच्चों और भी बहुत सारा वॉल्यूम होता है, खैर वो आपको समझने का नहीं है, वो लेवल आपके कुछ ज्यादा ऊपर हो जाएगा, इसलिए मैं उसे छोड़ रहा हूं। ठीक है, ऐसे समझने के लिए बाद में आप मेरे से टाइम लेकर समझ सकते हैं, खैर वो आपके काम का चीज नहीं। अब आइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जरा बताइए, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर जरा बताने का कोशिश करना। ठीक है,
हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 का जरा राइट आंसर बताने का कोशिश करना है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, जो हमारे फेफड़ा है, दो फेफड़ा है, ठीक है, जिसमें कोशिका कितनी होती है, ये भी आपको पिछली क्लास में लिखाया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। 300 मिलियन, ठीक है, 300 मिलियन एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 300 मिलियन जो बोल रहे हैं वो सही बात है। दोनों फेफड़ा मिलाकर जो आपका कोशिका होता है, इन द सेंस अल्वोलाई का संख्या बता सकते हैं, वो 300 ml होता है या 300 मिलियन होता है। अगला प्रश्न आ जाए, अगला प्रश्न देखो बच्चों, है ना। चलो, इसके लिए भी आपको टाइम दिया जा रहा है, टाइमर स्टार्ट है। टाइमर महोदय के यहाँ पे रख दे, पता नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं। चलिए, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए। जीवाणु, देखो यार, जीवाणु यानी बैक्टीरिया कैसा ऑर्गेनिज्म है सर, प्रोकैरियोट की यूकैरियोट, बताओ जल्दी से बताओ, पढ़ाया हुआ है। पिछला कॉन्सेप्ट अगर भूल रहे हो तो मेरे से बुरा नहीं होगा। हर एक चैप्टर को रिवाइज करना है, और आपका एप्लीकेशन पे अब टेस्ट स्टार्ट होगा, पहला यूनिट का भी, यानी पिछला जो जो चैप्टर कंप्लीट हुआ है उसका भी टेस्ट स्टार्ट होगा, तो उसको भी आपको देखना है, ठीक है। वो सारा टेस्ट लगाना है, तब जाकर कंप्लीट होगा आपका पहले वाला पढ़ा हुआ। जीवाणु यानी बैक्टीरिया एक तरह का प्रोकैरियोट है, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स में जाहिर सी बात है सर, हम लोग यूकैरियोट्स हैं, वो प्रोकैरियोट्स है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो हम लोग के कंपैरिजन में कुछ अलग होगा। तो हम लोग में तो माइटोकॉन्ड्रिया के मदद से जो है वो क्रीब साइकिल चलाते हैं, श्वसन कर लेते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल है। लेकिन जीवाणुओं में किससे होता है? चलिए, एब्सोल्युटली राइट, बहुत अच्छा। जैसे अर्चना, दूरदृष्टि गेमर, संध्या, संजीव, पल्लवी, अभिषेक, ब्यूटी, अर्चना, विकास, प्रीति, संध्या, सभी का राइट आंसर आ रहा है, ये होता है मेसोजोम के द्वारा, ठीक है। अगर हम लोग में पूछे तो हम लोग में 2 एटीपी सर सेलुलर रिस्पायरेशन हो रहा है, और बाकी माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है ना, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, होना चाहिए, ठीक है। एक टर्म है राइबोसोम, तो राइबोसोम के बारे में हम आपको बता चुके कि ये जो है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ योर सेल, आपके सेल का, कोशिका का प्रोटीन का सिंथेसिस जो करता है उसे राइबोसोम बोला जाता है। ये भी बताया गया है राइबोसोम जो है वो 2 प्रकार के होता है, ठीक है, वो देख लीजिएगा, ये सब रिवाइज करते रहना है, ठीक है बच्चों। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, मनुष्य में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट, इसके बारे में थोड़ा सा हम बताएंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से बताएंगे, ठीक है। क्योंकि देखो ये क्वेश्चन जो है आपको आंसर तो बता दोगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको सारा पिगमेंट की जानकारी बच्चे पार्टी होना चाहिए, ठीक है। चलिए बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर जरा बताओ। मनुष्य में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट, बता दोगे राइट आंसर? क्योंकि ये चीज जो है अपन कहां बात किए थे, पिछला चैप्टर, यानी 3 लेक्चर पहले भी पढ़ाया गया था, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन में, ठीक है। परिसंचरण तंत्र जब पढ़ाया जा रहा था, रक्त पढ़ाया जा रहा था, तो ये बात बताया गया था। तो बताइए, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। हाँ, जैसे ब्यूटी कुमारी, नंदन, कल्पना, पंडित, रावण, मणिकांत, पल्लवी, प्रीति, मुस्कान, प्रीति, सभी का राइट। पिगमेंट क्या होता है सर, एक बच्चा पूछ रहा है, देखो पिगमेंट क्या होता है। पिगमेंट कहने का मतलब कलर प्रोवाइड करना, है ना। जैसे आपका शरीर का कलर इस टाइप का है, ठीक है बच्चों। कोई जैसे वेस्ट इंडीज में चले जाए, लोग काला मिलते हैं, हमारे शरीर में भी मेलानिन पिगमेंट है, और उसमें भी मेलानिन पिगमेंट है, लेकिन उसका मात्रा ज्यादा है, इसीलिए उसका स्किन का कलर जो है वो थोड़ा सा डार्क आ गया, ठीक है। तो मनुष्य में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट जो होता है वो हेमोग्लोबिन होता है, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हेमोग्लोबिन हो गया। हेमोग्लोबिन क्या होता है सर? चलिए, हाँ, मनुष्य में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट, ठीक है बच्चों, ये समझ में आया। जैसे ये हेमोग्लोबिन क्या करता है,
आपका जो शरीर है ना, जो ब्लड का कलर है, कैसा ब्लड का कलर होता है? लाल होता है। ये किसके कारण होता है बच्चों? ये हेमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट के कारण होता है। ठीक है, हेमोग्लोबिन नाम के पिगमेंट के कारण आपका खून का जो कलर होता है वो लाल होता है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हेमोग्लोबिन पिगमेंट में कौन सा धातु पाया जाता है? ठीक है, तो याद रखना आयरन धातु पाया जाता है। ठीक है, एफी पाया जाता है। कितना प्रश्न? 3 क्वेश्चन कंप्लीट। अब आइए क्लोरोफिल के बारे में, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल के बारे में हम बात करते हैं। एकदम निचोड़ देना है। ठीक है, तभी तो जाकर रैंक बनता है। रैंक ऐसे थोड़ी ना बनेगा, रटने से रैंक बनता है। क्वेश्चन रटने से रैंक नहीं बनता है बच्चों। ठीक है, हाँ सर, क्लोरोफिल के बारे में, जैसे हरा पत्ता होता है, क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण। तो इसे फोटोसिंथेसिस पिगमेंट भी बोला जाता है। फोटोसिंथेसिस क्या है सर? फोटोसिंथेसिस पिगमेंट। फोटोसिंथेसिस ऐसा क्रिया है सर जिसमें जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं, तो उस दौरान क्लोरोफिल का यूज होता है, तो इसीलिए क्लोरोफिल को फोटोसिंथेसिस पिगमेंट भी बोला जाता है। एक ऑप्शन और है, अगला पिगमेंट देखें, रोडोपिसिन। क्या है बच्चों? रोडोपिसिन है ना। इसके बारे में जरा बताओ कोई। चलो नहीं जानते हो तो यहां देख, रोडोपिसिन जो पिगमेंट है आंख का पिगमेंट है, रेटिना में प्रेजेंट होता है। ये कहां प्रेजेंट होता है? रेटिना में। ठीक है बच्चों, इसे आंख का पिगमेंट बोला जाता है। एक और पिगमेंट है जिसे हम लोग बोलते हैं मेलेनिन। ठीक है बच्चों, इसके बारे में भी जान लेते हैं। आइए सर लिख लीजिए, चलो यहां पे लिख दें। चलो कोई बात नहीं, लिख लो। मेलानिन पिगमेंट। मेलानिन पिगमेंट आपका स्किन कलर, स्किन कलर को जो देता है उसे मेलानिन पिगमेंट बोला जाता है। जैसे ये जो कलर आपको नजर आ रहा है, ठीक है, वो पिगमेंट के कारण होता है। कोई थोड़ा सा मिल्क वाइट ही है, उसमें मेलानिन पिगमेंट का मात्रा थोड़ा सा कम होता है, इसलिए। ठीक है, चलिए ये क्लियर हुआ, जरा पढ़ लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, इसको जरा पढ़ लो। इसको जरा पढ़ लो। ठीक है, चलो पढ़ लिए होंगे, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, जरा थोड़ा सा मेलानिन पिगमेंट का जानकारी आपको दे देना चाहता हूं। बड़ा बच्चा कंफ्यूज है। देखो गूगल बाबा को बोलते हैं कि मेलानिन पिगमेंट का जरा जानकारी दीजिए। हाँ देखो ये वाला, ये फोटो जो है बढ़िया है। खुल जा सिम सिम खुल जा। देखो नहीं खुल रहा है। अरे खुलो यार, मजाक कर दिए। हाँ, कोई बात नहीं, चलिए नहीं यहाँ से ले लेते हैं। नजर आ रहा है बच्चों? नजर नहीं आ रहा होगा है ना। चलो ठीक है, देखो देखने का कोशिश करो। ठीक है, ये कुछ लोग जो हैं थोड़ा सा गोर है, ज्यादा गोर है, यहाँ पे मेलानिन पिगमेंट का मात्रा जो है वो थोड़ा सा कम हो गया है। ठीक है, और ये जो है ये वेस्ट इंडीज वाला लोग है, इधर वाला जो लोग है वो वेस्ट इंडीज वाला लोग है। ठीक है, तो वेस्ट इंडीज वाला लोगों को थोड़ा सा मेलानिन पिगमेंट का मात्रा जो है वो बढ़ गया है। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देख लेना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन जरा बताना, नारी का धड़कन यानी पल्स मीटर, पल्स बीट जिसे बोला जाता है, वो किससे मापा जाता है? जो आपका पल्स बीट, जैसे किसी डॉक्टर के पास जाते हो,
ठीक है। वो जाने के बाद डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे हाथ छूटता है। क्या यहाँ पे जादू रहता है क्या सर, कि वो हाथ लगाता है और उसको पता चल जाता है कौन सा बीमारी है? ठीक है, हम आपको बताए हैं कि आप अगर बीमार पड़िएगा तो आपका सबसे पहले जो पल्स जो है, यानी जो आपका ब्लड पंप कर रहा है हार्ट, उसका जो फ्लो है वो गड़बड़ा जाएगा कोई भी बीमारी में। ठीक है, इसीलिए डॉक्टर यहाँ पे जो है वो टच करता है। तो यहाँ पे क्या रहता है सर, कुछ जादू दो क्या रहता है? ठीक है, जरा बताओ ना इसका राइट आंसर। ठीक है, बच्चे बोल रहे हैं कि सर जादू नहीं रहता है, लेकिन कुछ ना कुछ रहता है। ठीक है, क्या रहता है? धमनी होता है। एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं कि यहाँ पे क्या होता है, धमनी होता है। कौन सी धमनी होता है, जरा इसका नाम बताना। ठीक है, धमनी कहने का मतलब वेन की आर्टरी, आर्टरी होता है सर। कौन सा आर्टरी होता है बच्चों? आर्टरी जो होता है, जो यहाँ पे लिख लो, रेडियल आर्टरी होता है। पूछा जा सकता है। ठीक है, या फिर याद रखना यहाँ पे भी एक आर्टरी होता है। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं कैरोटीड आर्टरी। तो कैरोटीड आर्टरी के भी मदद से हम लोग जो है पल्स रेट को बता सकते हैं। कहीं भी आर्टरी है वहां से भी आप बता सकते हैं। ठीक है, कहीं भी आर्टरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आर्टरी से क्यों सर, पूछो कि आर्टरी से क्यों, क्योंकि आपका ब्लड को जो ले जाता है वो आर्टरियर ले जाता है ना, इसीलिए। ठीक है, तो आर्टरी यहाँ पे कैरोटीड आर्टरी होता है गला के पास। ठीक है, और यहाँ पे रेडियल आर्टरी होता है, तो इसीलिए रेडियल आर्टरी यहाँ से भी डॉक्टर जो है वो पल्स रेट को माप लेते हैं धामनी की मदद से। ठीक है बच्चों, चलो, कैरोटीड आर्टरी ये नेक के पास होता है, गर्दन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। क्या है 8? अनऑक्सी श्वसन। अनऑक्सी श्वसन कहने का मतलब एनारोबिक। इसमें O2 का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा सर। पेड़ पौधे में जनरली पेड़ पौधे भी ऑक्सी भी करता है, लेकिन कभी कभी एनऑक्सी भी होता है। ठीक है बच्चों, एक चीज और, अनऑक्सी श्वसन जब हम लोग में होता है, ऑक्सीजन की कमी होता है, तो हम आपको बोले थे कि एक एसिड का सिक्रेशन होता है, वही पूछ रहा है आपसे। ठीक है, कि अनऑक्सी श्वसन के दौरान अंतिम में उत्पाद जो होता है वो क्या उत्पाद होता है, जल्दी से बताओ। 8 का सी एब्सोल्युटली राइट, रागिनी भारती है ना। बाकी पायरविक अम्ल कहां चल गया रे तुम लोग? राज लक्ष्मी कुमारी का राइट आंसर है, मधु कुमारी का राइट आंसर है। पायरविक कैसे बोल रहे हो, ये कैसे बोल रहे हो? कहाँ दिमाग है यार तुम लोग का, है ना? गजब कर रहा है यार तुम लोग, इतना मेहनत से पढ़ाने के बावजूद भी गलती कर रहे हो। पायरविक ये कैसे होगा? ये ऑक्सी में होता है यार। पायरविक एसिड जो है ये कहां पे उत्पन्न होता है? ये ऑक्सी में होता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड इसका होगा राइट आंसर। ठीक है बच्चों, हम आपको बताए थे, क्या बताए थे? ठीक है, सर पकड़ के पीटिए सर। हाँ, देखो, हम बताए थे कि अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो रहा है तो जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा। तो जहां पे अगर यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाए, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाने के बाद यहाँ पे दर्द हो जाता है। जैसे आप कुछ ज्यादा काम कर लिए किसी दिन, ऐसा देखो जनरली जब दिवाली आता है तो लोग मतलब जो रेगुलर उनका जो काम करने की क्षमता है उससे ज्यादा काम करते हैं, पूरा साफ सफाई एक दिन में हो जाना चाहिए। तो उस दौरान जो है थोड़ा सा ऑक्सीजन का कमी शरीर में आ जाता है।
तो आपको दर्द फील होगा, ठीक है। और वही दर्द आप दवाई वगैरह कुछ भी नहीं खाइए, 2-4 दिन के बाद वो रिकवर हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि जहां पे ऑक्सीजन की कमी हुआ था, जहां पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ था, वहां पे ऑक्सीजन धीरे धीरे पहुंच रहा है और लैक्टिक एसिड को खत्म कर रहा है, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड का सिक्रीशन हो जाता है। तो लैक्टिक एसिड का सूत्र अगर आपसे पूछे तो जरा बताना, अगला पेज पे लिख देते हैं, ठीक है बच्चों। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है तो लिख लो, है ना। लैक्टिक एसिड क्या होता है? C3H6O3। जैसे ग्लूकोज होता है ना, C6H12O6, ये क्या है? ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज में से जो है इसे 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 3 एटम हटा देंगे, 3 से भागा लगा देंगे, हो जाए। 2 से भागा लगा दो ना, 2 से भागा लगा दो, 3 से गलत हम बोल दिए, 2 से लगाना है, ठीक है। 2 से भागा लगा दो तो C3 हो जाएगा, H6 हो जाएगा, O3 लैक्टिक एसिड बन जाता है। दूसरा जो है एक पायरुविक एसिड भी बहुत देर से चर्चा में चल रहा है। इसका सूत्र अगर पूछे तो क्या होगा, ये भी हम लिखवा दिए हैं, लेकिन लिख लो C3H4O3 होगा, ठीक है। ये पायरुविक एसिड का एक होता है फ्यूमेरिक एसिड। देखो फ्यूमेरिक एसिड है ना, ये वाला फ्यूमेरिक एसिड के बारे में थोड़ा सा जान लो। फ्यूमेरिक एसिड होता क्या है? यह जनरली इसको खाने में हम लोग यूज करते हैं। फल की तरह टेस्ट लाने के लिए फ्यूमेरिक एसिड का यूज करते हैं। इसका टेस्ट होता है फ्यूरूट लाइक टेस्ट, ठीक है। C4H4O4 यही हो जाएगा ना। रुको तो जरा स्ट्रक्चर बना लेने दो। तो O2H2 होता है, C के साथ CH डबल बॉन्ड के साथ सेम स्ट्रक्चर लगा दो, है ना। CHCO2H कार्बन हो गया, 1 2 3 4 ऑक्सीजन हो गया, 2 2 4 हाइड्रोजन हो गया 4। हाँ बिल्कुल यही होता है, ठीक है बच्चों। यहां तक क्लियर? चलो इसे लिख लेना, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का उपयोग के लिए पायरुविक का विघटन किया जाता है। जाहिर सी बात है, श्वसन के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो पायरुविक का विघटन किया जाता है। इसे क्या कर कहाँ होता है? पायरुविक एसिड टूटता कहाँ है? अगर गलती हुआ तो देख लेना यार, ठीक है। इस बार गलती मत करना, फिर से देख लो, ये वाला स्लाइड देख लो, पहला स्लाइड। पायरुविक एसिड का विघटन कहाँ पे हो रहा है, कौन सा प्रोसेस में हो रहा है, ठीक है। पायरुविक एसिड का विघटन, ठीक है। क्रेब साइकिल कहाँ पे होता है, ये पूछा जा रहा है। कहा गया? हाँ, पायरुविक एसिड का विघटन। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सी। चलिए हाँ, सी एब्सोल्युटली राइट बोल रहे हैं बच्चे, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। चलो अब जाकर सही हुआ, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के अपूर्ण विघटन को क्या कहा जाता है? ऑक्सीजन के क्या है? अनुपस्थिति है, तो क्या कहेंगे? अनऑक्सीश्वसन कहेंगे, ठीक है। इसमें ज्यादा सोचने वाली बात थोड़ी नहीं, ठीक है बच्चों। अगला देखते हैं, ऊर्जा के उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशिया के कोशिका में ऑक्सीजन की कमी आती है, ऑक्सीजन की कमी आती है तो किस चीज का सिक्रेशन होता है? लैक्टिक एसिड का सिक्रेशन बढ़ जाता है। तो कार्बन के 6 अणु कार्बन के कितने अणु में परिवर्तित हो जाते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं किसके द्वारा आता है। सारा क्वेश्चन बताया हुआ है।
ठीक है। सी 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 सी, एकदम सही बात, एकदम सही बात। ठीक है, क्या हो रहा है इसमें जरा सोचे समझिएगा तो। ठीक है, देखना क्या हो रहा है। जैसे ये ग्लूकोज है C6H12O6, ये क्या है सर? एक ग्लूकोज है। ग्लूकोज किस में टूट रहा है सर? लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड का सूत्र C3H6O3। यानी देखना, कार्बन पहले 6 था और अब कार्बन 3 में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। सलेसम झिल्ली जिसे ब्रोंकाइल्स बोला जाता है। ठीक है, तो ब्रोंकाइल्स का सूजन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इसे ब्रोंकाइटिस बोला जाता है। अगर ब्रोंकाइल्स में सूजन आ जाए तो उस बीमारी को अपन ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलो। मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? मानव श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। ठीक है, क्या लिया जाता है? ऑक्सीजन लिया जाता है, लेकिन छोड़ा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना बच्चों? अच्छा अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड पे ठीक हो गया। देखो, एक मिनट, इसको सुधार लो। चलो, अब हो जाएगा सही, है ना? ठीक है। बी कैसे सर? V2, सॉरी 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 सॉरी, V2 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 क्या कर रहे हो? V2 सॉरी सॉरी सॉरी। चलो हाँ ठीक है, आ गया। कौन सा जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में परिवर्तित करती है? यानी कहने का मतलब, केमिकल ऊर्जा जो है उसे उष्ण ऊर्जा में कन्वर्जन करती है। ठीक है, तो ये संचलन नहीं होगा, श्वसन नहीं होगा, उत्सर्जन नहीं होगा, श्वसन होगा, है ना? मानव शरीर में श्वसन वर्णक क्या है? पिगमेंट पूछ रहा है बच्चों, तो हेमोग्लोबिन, याद रखिएगा। ठीक है, चलो, बताया गया इसे। हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा O2 से जुड़ता है? ये रिएक्शन बता दो। ऊर्जा कैसे मिलता है सर? श्वसन से मिलता है। तो श्वसन वाला जो रिएक्शन है, वो रिएक्शन को बताइए, क्या रिएक्शन था? ये रिएक्शन था, लिखो, लिखिए सर। C6H12O6, ये क्या है बच्चों? ग्लूकोज। किसके साथ जुड़ता था? ऑक्सीजन के साथ। क्या बनता था? प्लस प्लस एनर्जी मिलता था। यही रिएक्शन था, एग्जैक्टली यही था सर। चलो, डिक्शन ये था। तो ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो लगा देना, ग्लूकोज। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? है अमीनो एसिड। ऋतिक गुप्ता कहाँ हो? 3 मार रहे हो। अगला अगला क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। अच्छा, अनुपस्थिति में अवयवी श्वसन होता है। किसके अनुपस्थिति में अवयवीय श्वसन होता है? ठीक है, अवयवीय श्वसन। देखो, याद रखना, एक टर्म लिख लो। क्या बोल रहे हैं सर? ऑक्सीजन के है, ऑक्सीजन के, हमारा तो 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। नेक्स्ट है अतः क्या है क्वेश्चन बच्चों? अतः श्वसन के दौरान फेफड़ा के कारण हवा में भर जाता है। अच्छा, अतः श्वसन के दौरान फेफड़ा फिलिंग द लंग्स के कारण हवा में भर जाता है। क्या भरता है सर? बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
श्वसन के दौरान फेफड़ा फिल इन द ब्लैंक्स के कारण हवा भर जाता है। ठीक है, फेफड़ा के रुक जाने के कारण हवा भरेगा। फेफड़ा में संकुचन होगा तो हवा भरेगा नहीं, नहीं। फेफड़ा में फैलाव, ठीक है। जरा देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। चलो, हाँ, क्या है? अतः श्वसन के दौरान फेफड़ा फिल इन द ब्लैंक्स के कारण हवा भर जाता है। फेफड़ा के फैलाव के कारण, फेफड़ा के संकुचन के कारण, फेफड़ा के रुक जाने के कारण। देखो, इसे तो हटा दीजिए। फेफड़ा की सफीती के कारण। सफीती क्या है जी? सफीती का मतलब क्या होता है, जरा बताना। गूगल से पूछना पड़ेगा। सफीती क्या होता है? ये नया टर्म, सफीती। हाँ, हटा दो ये सब। सफीती फफीती पता ना क्या है। ठीक है, देखो फेफड़ा में जो हवा जाता है, या तो संकुचन हो, देखो हवा अंदर जाना है। हवा अंदर कब जाएगा सर? ठीक है, अतः श्वसन के दौरान फेफड़ा के कारण हवा भर जाता है। फेफड़ा के फैलाव के कारण, ठीक है, फेफड़ा के फैलाव के कारण हवा भरेगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि फेफड़ा जो है वो क्या होता है, थोड़ा सा फैलता है। ठीक है, तो क्या होता है, अंदर का जो प्रेशर होता है वो कमता है, बाहर वाला प्रेशर ज्यादा होता है, तो उस केस में अंदर हवा चला जाता है। निश्वसन के दौरान, अच्छा अब निश्वसन हो रहा है। निश्वसन कहने का मतलब बाहर हवा निकल रहा है। इस दौरान क्या होता है? ये दो टर्म क्या है जी? अब सफीती और सफीती। ये दोनों क्वेश्चन जो है ना, उसे हटा देते हैं। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन हटाइए। सफीती 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 लगा रखा है, इसीलिए ये क्वेश्चन को जरा यहां से हटाइए। और इस क्वेश्चन के जगह बच्चों आप दो क्वेश्चन लिख लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं मिसप्रिंट है, या फिर कहीं ना कहीं कुछ टेक्निकल एरर है। तो इस क्वेश्चन के जगह आप लिखेंगे दो क्वेश्चन। हाँ, चलो चलो, दो क्वेश्चन क्या लिखेगा? एक क्वेश्चन लिखो इंस्पायरेशन, और एक होता है एक्सपायरेशन। ठीक है, तो इंस्पायरेशन में जो एयर का प्रेशर होता है वो क्या होता है सर? ज्यादा होता है। एयर का प्रेशर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लंग्स का प्रेशर, तब अंदर जाता है ना। और एक्सपायरेशन में लंग्स का प्रेशर क्या होता है सर?
ज्यादा होता है एज कंपेरिजन टू एयर। वही चीज को वहां पे क्वेश्चन में लिखा जा रहा था, ठीक है, ऐसे याद रखिए। देखो अगला क्वेश्चन, देखो 20 नंबर क्वेश्चन, सांस लेने की प्रक्रिया में शामिल होता है, क्या होता है? तो एक होता है प्रश्वसन और दूसरा होता है निश्वसन, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, है ना। चलिए क्लियर हुआ, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। नेक्स्ट है माइंस में। जो व्यक्ति माइंस में काम करते हैं वहां पे जानते हो क्या होता है? और दो टर्म सिखाते हैं, अब कुछ सीखो यहां पे। जो हम बात कर रहे थे, एक होता है ऑक्सीजन पॉइजनिंग और दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनिंग, ठीक है। पहला टर्म जो है हेडिंग लगाओ, पहला हेडिंग क्या होगा सर? ऑक्सीजन पॉइजनिंग। O2 भी पॉइजन बन जाता है सर, बिल्कुल बनता है, ठीक है। कैसे बनता है अभी देख, ठीक है, सीखना। ऑक्सीजन पॉइजनिंग क्या होता है, इसमें जनरली बात करते हैं। डिफिनेशन लिखो, शुद्ध ऑक्सीजन को अधिक दाब पर श्वसन के लिए लिया जाए तो ये ऑक्सीजन पॉइजनिंग हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो O2 पॉइजनिंग हो जाता है। क्या कहना चाह रहे हैं सर? हम ये आपको कहना चाह रहे हैं कि जनरली देखते होंगे कि पहाड़ पे ऊपर चढ़ने पे, मतलब कुछ हाइट पे जाने पे दम घुटने लगता है, ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन की मात्रा शरीर को नहीं मिल रहा है। ऑक्सीजन की मात्रा शरीर को मिलती है, ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो शरीर को मिलना बंद हो जाता है। ऊपर में तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की मात्रा मिलती है, लेकिन फिर भी सर ऐसा क्यों होता है? वो ऑक्सीजन O2 पॉइजनिंग का काम करने लगता है। O2 पॉइजनिंग क्या होता है? ये ऑक्सीजन जो है हेमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन नहीं करता है, हेमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन का निर्माण नहीं करता है, और ऑक्सी हेमोग्लोबिन तो ही तो आपके शरीर के लिए आवश्यकता है ना बच्चों। चलिए, ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। तो इस केस में क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। ये रिएक्शन जो है होता है कि नहीं होता है सर? नहीं होता है, ठीक है। जब किसी भी हाइट पे जाने पे याद रखना ऑक्सीजन वहां मिलता है, लेकिन प्रेशर हाई होने के कारण जो ऑक्सीजन है वो हेमोग्लोबिन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए वो O2 पॉइजनिंग हो जाता है, आदमी की मौत हो जाती है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। चलो, समझ में आया? सर मेरा नेट खत्म हो गया, तो दिन भर क्या करते हो? चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ। एक और पॉइजनिंग है जिससे हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। CO, क्या CO पॉइजनिंग। ये जनरली देखो क्या होता है, किसी बंद कमरा में आप सोए हुए हो, ठीक है, 2 घंटा 3 घंटा आराम से सोइएगा। उसके बाद उस बंद कमरा का ऑक्सीजन का लेवल जो है वो कमते जा रहा है, आप ऑक्सीजन को यूज करते जा रहे हैं, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ते जा रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपके शरीर में जा रहा है, तो आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम रहा है, तो जो हेमोग्लोबिन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन का निर्माण करेगा, जो आपके कोशिका के लिए खतरनाक है और अल्टीमेटली जाकर आपकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इसी को हम लोग CO पॉइजनिंग बोलते हैं। इस केस में क्या होता है कि हेमोग्लोबिन जो है वो CO2 के साथ मिलके कार्बोक्सी
हेमोग्लोबिन का निर्माण कर लेता है। ठीक है, सीओ के साथ लिखो, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? सिर्फ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चलो आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया होगा। तो अब यहां पे आइए क्वेश्चन में, बंद खाने, बिल्कुल खाना जो है वो क्या है? बंद है, कारखाना है, वहां माइंस का काम हो रहा है। माइंस का काम हो रहा है तो जाहिर सी बात है सर वहां पे कुछ ना कुछ तो जल रहा होगा। अब जो जल रहा होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस वहां पे जरूर होगा। ठीक है, तो क्या होता है जब कारखाना बंद खाने में माइंस का, जब वहां पे माइंस को तोड़ा जाता है, माइंस निकाला जाता है खोद कर अंडरग्राउंड से, तो उस केस में कार्बन मोनोऑक्साइड का मात्रा बढ़ जाता है, जिसको लेकर सांस लेने में परेशानी होती है और वहां पे जो वर्कर होते हैं उनको मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये दोनों चीज समझ में आ गया। अब आ जाओ, एक क्वेश्चन बताओ, ऑक्सीजन के उपस्थिति में ग्लूकोज CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतर होने को क्या कहते हैं? ठीक है, बताइएगा। ऑक्सीजन के उपस्थिति में ग्लूकोज का CO2 एवं जल में बनना, तो वही सेल जो रिस्पायरेशन होता है वही तो बोल रहा है जी। ठीक है, तो इसे वायु श्वसन कहेंगे, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन, हमारी छोड़ी हुई सांस में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? ये भी पिछली क्लास में बताया गया है, 4% के लमसम होती है। आइए अगला क्वेश्चन, कोयले खाने में प्रमुख प्रदूषक गैस जो होता है वो क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड मत लगाना, ठीक है, SO2 होता है सल्फर डाइऑक्साइड, याद रखना। ठीक है, कोयले खाना में, जिसे कोयले खाना में, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बच्चों कब लगाएंगे? जब बोलेगा कोयले खाना बिल्कुल बंद है, तब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ऑक्सीजन कार्बन CO पॉइजनिंग का काम करेगा, है ना। लेकिन कोयले खाना में अगर पूछे तो सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है ये सबसे हानिकारक गैस है। क्या होता है, ये आपके शरीर में जाएगा, वहां पे जो काम करते रहते हैं लोग उनके शरीर में चला जाता है, जब वो इंस्पायर करते हैं, हवा लेते हैं, और जो सेल होती है, जो वेसल होता है, उसका जो एरिया होता है, एरिया को नैरो कर देता है, वाइड कर देता है, यानी कम कर देता है, जिससे बाद में जाकर तकलीफ होती है। इसे फाइब्रोसिस भी कहते हैं बीमारी को। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो 16 से 18 बार, है ना, 1 मिनट में। एब्सोल्युटली राइट आंसर है। यहां तक क्लियर? 70 से 72 बार सांस लेता है। पल्स, ये अलग चीज है यार, ये आपका हो गया लब डब, पल्स मीटर हो गया, है ना, पल्स रेट हो गया ये। ठीक है, चलो 70 से 72 बार कैसे बोल रहे हो जी? 70 से 72 कैसे बोल रहे हो? लेकर देखो तो 70 से 72 वाले तो ठीक है, ये अलग चीज है। 70 से 72 आपका पल्स चलता है भाई। ठीक है, चलिए, तो आज का क्लासेज आप आए और कमेंट में, यहाँ पे नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आज का क्लासेज आपको कैसे लगा। ठीक है, और अगला क्लासेज में हम लोग नया चैप्टर अब स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए और आज का क्लासेज एंजॉय किए।